नमस्कार। अपनों की बात कार्यक्रम के इस 19वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं राजू शर्मा आप सभी को इस कार्यक्रम में जो अवसर मेहमान आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करता हूं, जो दर्शक जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ जो जुड़े हुए मेहमान हैं उसमें सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। डॉक्टर पी शेखर, गुरु नानक कॉलेज के प्रिंसिपल, साथ ही साथ पिछले 30 वर्षों से लगातार प्रिंसिपल रहने का इन्होंने पूरे भारतवर्ष का एक रिकॉर्ड बनाया है, जो कि हम लोग को गौरवान्वित कर रहा है। अभी 2 दिन पहले इनको इसके लिए सम्मानित भी किया गया गोल्डन अवार्ड से। साथ ही साथ प्रोफेसर शेखर जो है अभी कुछ समय पहले लंदन यूनिवर्सिटी में भी गए थे, वहाँ पे व्याख्यान दिया था। मेरे दूसरे मेहमान जो जुड़े हुए हैं वो है डॉक्टर अनुराग सिन्हा, जो कि धनबाद से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे और मेरे ख्याल से डॉक्टर अनुराग सिन्हा जेके सिन्हा साहब के बेटे हैं और ये एडवाइजर रहे यूएन के। आज के दिन कनाडा में टोरंटो में रहते हैं। साथ ही साथ इनका जो ये एक एंटरप्रेन्योर भी है और वहाँ पे एक चैनल भी चलाते हैं। तो मैंने कई चेहरे देखे इनके, जो आज मैंने इनको मीट किया। तो हम लोग जो चर्चा शुरू कर रहे हैं, ये चर्चा हम लोगों ने शुरू की थी पिछले 24 अप्रैल को। इसका फोकस ये था कि जो नेगेटिविटी छाई हुई है, नकारात्मकता जो छाई हुई है, उससे कैसे निकला जाए, क्योंकि उस समय तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उन हालातों को हम लोग को लगता था कि हम लोग सारे लोग नकारात्मक सोचने लग गए थे। लेकिन सबसे पहले बात होती है कि नकारात्मकता जहाँ होती है वहाँ सकारात्मकता भी होती है। तो हम लोगों ने ये कार्यक्रम सकारात्मक वैल्यू के साथ शुरू किया, सकारात्मक चर्चा के साथ शुरू किया और हम लोगों ने प्रयास किया कि हम लोग सकारात्मक चर्चा ही करेंगे इस मंच के माध्यम से। और लगातार हम लोगों ने देश विदेश से विभिन्न राज्यों से लोगों को जोड़ा और जोड़ करके एक अच्छा माहौल बनाया। और आज के दिन हेडलाइन मैनेजमेंट जैसे चीज़ों पे भी हम लोगों ने खुल के बात की कि आज के दिन अखबारों की जो हेडलाइन है या मीडिया की जो हेडलाइन है उसमें क्या बदलाव आना चाहिए। या हम लोग को कल जो डिस्कशन हम लोग किए कि उड़ीसा का एक मॉडल है, उड़ीसा ने कैसे अपने यहाँ डिजास्टर मैनेज को कंट्रोल किया, जबकि वहाँ हर साल साइक्लोन्स आते हैं, हर साल कुछ न कुछ डिजास्टर होता है। अगर उड़ीसा को कुछ लाभ है समुद्र के किनारे होने का, तो हानि भी उसके मुकाबले में। तो उड़ीसा गवर्नमेंट कैसे करती है। तो कल वहाँ के किट यूनिवर्सिटी की मैडम सावंता जुड़ी थी, उन्होंने वीसी है वहाँ की, प्रो वीसी है, सारी विस्तार से बताया था। और आज जो हम लोग जुड़े हैं, हम लोग का विषय वही है, सकारात्मक चर्चा हम लोग करेंगे, सकारात्मक बातों से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर पी शेखर के पास आऊँगा। सर, आप हम लोग के लिए गर्व की अनुभूति होती है, हम लोग आपके स्टूडेंट रहे हैं और हम लोग आपके साथ आज चर्चा कर रहे हैं। ये बड़ी गर्व की बात है कि 30 सालों से लगातार आप गुरु नानक कॉलेज को लीड कर रहे हैं। सर, आप आज के इस नकारात्मक माहौल में जो सकारात्मक संदेश है वो क्या संदेश देना चाहेंगे धनबाद के लोगों को, धनबाद के युवाओं को, धनबाद के स्टूडेंट्स को, कि क्या करना चाहिए इस कोरोना काल में और क्या बेहतर हो सकता है, जबकि पेंडेमिक की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है, थोड़ी सी धीमी हुई है, कुछ केसेस डाउन हो रहे हैं, अस्पतालों में बेड की उपलब्धता पूरा बढ़ी है। तो इसको देखते हुए आप क्या कहना? ये एक्चुअली क्या है कि इस समूचे समय को हम लोगों को बहुत पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। एंड मैं इस बात का साक्षी हूँ कि पिछले 1 साल में यहाँ के यूथ स्टूडेंट्स, उन लोगों ने रिस्पॉन्ड बहुत पॉजिटिवली ही किया है। और धनबाद में कम से कम जो कॉलेजेस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन लोगों का रोल भी बहुत ही एक्टिव रहा है और अच्छा रहा है, पॉजिटिव रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ऑनलाइन क्लासेज चलाए गए हैं, बहुत सारे नई चीज़ जो कॉलेजेस में यहाँ नहीं थे उसको डेवलप किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि इसका कोरोना के समय में लोगों को किसी भी तरह से बचा कर रखना चाहिए, बच कर रखना चाहिए। और उस दौर में हम लोगों ने कोशिश की है कि बच्चों को दूर रख कर भी उनसे जुड़े रहें, उनको संदेश देते रहें, उनको बताते रहें और मोटिवेट करते रहें कि साहब, दिस इज अ पासिंग फेज, विल बी बैक टू नॉर्मल एंड दिस इज नॉट व्हाट यू कॉल न्यू नॉर्मल। जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दिस विल बी द न्यू नॉर्मल, दिस विल कंटिन्यू। मेरा खुद का मानना है कि चाहे वो 1920 का स्पेनिश फ्लू रहा हो या और भी कई पैंडेमिक या एपिडेमिक आते रहे हो, दिस इज अ पासिंग फेज। I have a note of optimism for everyone कि साहब, this is a passing phase, we will overcome। and जरूरत है कि इस समय में हम लोगों को बचा कर रखें, कोशिश करें कि उनकी कितनी भी मदद हो सके वो किया जाए। That should be our direction। हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
आप कनाडा में रहते हैं, टोरंटो में, और मुझे क्वेश्चन थोड़ी बहुत समझ आई है क्योंकि कनेक्शंस का थोड़ा इशू है। तो मुझे लग रहा है आपका क्वेश्चन ये है कि कनाडा ने कैसे इस पेंडेमिक को हैंडल किया। तो फर्स्ट थिंग मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेंडेमिक तो डिफिकल्ट था, है और रहेगा टिल द टाइम इट डजंट क्लीन अप। इन्होंने क्या किया है, फॉर द लास्ट 6 महीना हो गया है ऑलमोस्ट, ये लॉकडाउन में है ऑन्टेरियो ऑल अक्रॉस। 15 दिसंबर के आसपास इन्होंने लॉकडाउन लगाया था। कनाडा ने क्या किया, बिकॉज यहाँ पे कुछ फंक्शंस, जैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हेल्थ केयर जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पास आपका हेल्थ कार्ड होना चाहिए और आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो सकते हैं। देयर इज नो कॉस्ट। आपके फाइनेंशियल आपके पास है पैसे की नहीं है, उससे इसको कुछ लेना देना नहीं। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट को मेक श्योर करना पड़ता है कि कोई भी पेशेंट जब वो आए तो उसके पास एक बेड होगा। हाँ, इसको रोकने के लिए इन्होंने क्या किया कि जब ये 80% या 70% पे जब ऑल द हॉस्पिटल्स का जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट था रीच कर रहा था, इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। वो लॉकडाउन इसलिए था कि नंबर्स रिड्यूस हो, प्लस इन्होंने स्ट्रिंजेंट नॉर्म लगाया कि बिना फेस मास्क के और बिना कोई भी अदर सर्विसेज के ये लोग बाहर ना निकले, गैदरिंग ना हो, रिस्ट्रिक्शंस ऑन घर पे गैदरिंग पे, लोग बाहर से अंदर ना आ पाए, किसी दूसरे से ना मिले। तो बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने लगाया, पेनाल्टीज ह्यूज लगाई, जैसे 800, 1000, $2000 ऐसे किया। इनका एक जो मुझे लगता है कि एक इन्होंने नहीं किया था वो था बॉर्डर सील। अगर इन्होंने फ्लाइट्स को भी रोक दिया होता या फ्लाइट्स को भी ठीक से कर दिया होता तो शायद एकदम ज्यादा नहीं बढ़ता है। लास्ट 3 महीना में इनका सेकंड फेज, थर्ड फेज पे आ गया था और नंबर्स बहुत इंक्रीज कर रहे थे। इन्होंने अब स्टे एट होम ऑर्डर लगा दिया है ऑन्टेरियो में, खास करके आप बाहर नहीं जा सकते हैं। आप इमरजेंसी सर्विसेज में हैं तो आप जाके काम कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं घर पे, आप ग्रोसरी कर सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कुछ नहीं लेना, ना आपको घर छोड़ना है। ऐसा रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगा के रखा हुआ है टिल नाउ। इट वाज सपोज टू गेट आउट एट 15th को हटने वाला था, लेकिन होपफुली ये फिर एक्सटेंड हो जाएगा अनदर 15-20 डेज के लिए। इन्होंने ये क्यों किया, क्योंकि इनकी जो हेल्थ सर्विसेज है वो बहुत कंट्रोल्ड है। क्योंकि एज आई सेड कि इनके पास, सभी के पास एक हेल्थ कार्ड है जिससे ये हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। ये तो हो गया इनके लिए। अच्छा, जब इन्होंने लॉकडाउन किया तो इन्होंने बहुत फाइनेंशियल हेल्प दिया इंडिविजुअल्स को, जैसे कि स्टूडेंट्स को हेल्प दिया, उनको $400 दिया उनके घर में खर्च के लिए, इंडिविजुअल को $2000 भी दिया 4 महीने के लिए। तो ये सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट इन्होंने बहुत तरह से किया। जो रेस्टोरेंट थे उनको रेंटल सब्सिडी दी। हाँ, ऐसे ऐसे करके इन्होंने सपोर्ट किया है इन वेरी डिटेल्ड, ताकि कोई भी आदमी अपने आप चला सके अपनी जिंदगी आराम से। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है बिकॉज ऑफ हीटिंग कॉस्ट है घर का, क्योंकि ठंड बहुत होती है। अभी तक यहाँ पर ठंड है, गर्मी यहाँ आई नहीं है। तो these all things which has gone to that level, इन्होंने अपनी तरफ से बहुत सपोर्ट किया। अब मैं कहना चाहता हूँ कि और अब क्या हुआ। इनका एक पॉलिसीज था टू गेट द वैक्सीन्स, ये थोड़ा डिले हो गया था और इससे क्या फायदा हुआ, इससे क्या घाटा हुआ कि नंबर्स कम नहीं हो रहे थे, विच दे हैव नाउ टेकन केयर ऑफ। ऑन्टेरियो में आज के दिन 60% के करीब लोगों को फर्स्ट डोज लग चुका है। इट विल बी 80% इन वेरी सून, जिनको कि फर्स्ट डोज लग जाएगा। ऑलमोस्ट 20 to 30% सेकेंड डोज भी लग चुका है। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उनको कर दिया 100 डेज का डिफरेंस बिटवीन देम, 90 to 100 डेज। तो क्या हुआ कि सेकेंड, एटलीस्ट इससे फायदा ये हुआ कि आपकी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगी जब तक आपका जो फर्स्ट डोज जो आपको दिया गया है, एंड देन द सेकेंड डोज विल कम, तो इनका प्रोलॉन्ग हो जाएगा। हाँ, और अब इंडिया में भी वही कर रहे हैं, इन्होंने बढ़ा दिया है, 1-2 महीना कर दिया है, 100 डेज करने जा रहे हैं। हाँ, ये कहीं ना कहीं हम लोग को, जो हमारे यहाँ का वेदर है, पोल्यूशन है, हमारे यहाँ जो
गंदगी है वो कहीं ना कहीं लाभ पहुंचा रही है, लाभ पहुंचाती है। आई मीन एट द सेम टाइम लाभ भी पहुंचाती है, प्लस हम फिर बहुत इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। क्या आज उसमें फर्क आया है क्या, या यही डर कनाडा में भी था क्या? अभी एटीट्यूड में थोड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। अब लगता है कि लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बिग नंबर में। कल जैसे कि 18 से ऊपर वालों का शुरू होने वाला है, तो जब लोग बुक करने लगे और रजिस्ट्रेशन कराने लगे तो 5-10 मिनट में ही यहाँ के 15, 17, 18 कैंप जगह पर भर गया, पूरा हो गया। तो दैट शोज कि पीपल आर रेस्पॉन्डिंग नाउ, पर्टिकुलरली बिटवीन द 18 and 45 एज ग्रुप। और इस कोरोना को रोकने का, कंटेन करने का बाय जून जुलाई एक ही रास्ता है कि देयर शुड बी विगरस कैंपेन of vaccination and there should be regular supply in plenty। दोनों ही चीज है, काफी वैक्सीनेशन आना चाहिए और काफी विगरसली कैंपेन करना होगा कि इसका साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि अब लगता है कि लोगों में ये अवेयरनेस आ रहा है, रूरल एरियाज में भी इसका कैंपेन करके और इसको प्रमोट करना पड़ेगा। अनलेस वी कैंपेन लाइक दिस और अनलेस वी आर एबल टू वैक्सीनेट say 40-50% people, things will not improve much. On its own, corona may go, may die. That is something which is anybody's guess. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये vigorous campaign नहीं किया जाएगा of vaccination, और जब तक कि 40% कम से कम लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाएंगे, करीब 15% लोग तो ऐसे हैं जिनका एंटीबॉडी इसलिए हो गया है, वो कोरोना पीड़ित हो गए थे, ठीक हो गए हैं, तो वो 15% जुड़ जाएंगे। तो 50+ अगर वैक्सीनेटेड और इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे तो मुझे लगता है कि कंट्री का सिचुएशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर जाएगा, हर घर का इंप्रूव कर जाएगा। डॉक्टर शेखर ने कही। डॉक्टर सिन्हा, आप ये बताएं कि हम अपने देश में तो पहले वैक्सीनेशन 55 साल से 45 से 60 से ऊपर वालों को दिया गया, फिर उसकी रेंज में 45 से 59 वालों को लिया गया, उसके बाद अभी 18 से 45। कनाडा में क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया? ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मूला शायद पूरे वर्ल्ड में यही चल रहा है। एक्चुअली ये क्या है कि ये इन्होंने नहीं किया है, इन्होंने पहले सबसे पहले क्या था ना कि लोग कन्विंस ही नहीं थे कि ये वैक्सीनेशन ठीक है, क्योंकि पहले से नेगेटिविटी आ गई थी कि ये बहुत जल्दी आ गया है मार्केट में। लोग को लगता था कि इनका ट्रायल ठीक से नहीं हुआ, तो पता नहीं लेंगे तो बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हेल्थ इम्पैक्ट लॉन्गर होगा अगर आदमी बीमार न पड़ जाए। तो बहुत कुछ प्रॉब्लम्स पहले से ही था इसके बारे में वैक्सीनेशन का। उसके बाद जब लोगों को जैसे 1 मिलियन या 2 मिलियन लोगों को जब लग गया वैक्सीन एंड देयर वाज नॉट सो मच ऑफ इम्पैक्ट, सभी ने यही बोला थोड़ा बहुत होता है, ठीक हो जाता है। ये जो आया लोगों के दिमाग में, और प्लस कम से कम ये था कि ये इससे ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा तो जरूर, बट आप बच जाएंगे। तो जब लाइफ बचने का जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, लोगों को लगा कि चलो अब कर सकते हैं, हम ले सकते हैं, और उसके बाद से ये एनफ वैक्सीनेशन लगने लग गया। यहाँ पर क्या हुआ कि शुरू में वैक्सीन आ ही नहीं रहा था, तो वो फेज जो है कनाडा ने बचा लिया, जो इंटरेस्ट जो था वैक्सीन पे, हाँ, वो ऑलरेडी पार हो चुका था, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज ने ले चुका था, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा था। एक प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पे है, आप शायद देख रहे होंगे। So yes, तो लॉकडाउन पीरियड का सबसे डे टाइम तो ऑलरेडी चला जाता है, हाँ, इजीली, क्योंकि आप आइदर होम से काम कर रहे हैं या जो ऑफिस जा रहे हैं। ये इवनिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम जब इवनिंग का टाइम आता है, 6 बजे जब लोग घर जाते हैं ना, 6 से 10 बजे का जो टाइम है ना, वो मेजर टाइम होता है। आजकल ये अच्छा हो गया है बिकॉज ऑफ दिस वर्क फ्रॉम होम, कि लोगों के पास अपना टाइम है अपनी फैमिलीज के साथ बिताने का, उनको उनके साथ डिस्कस करने का, ये एक अच्छा चीज हो रहा है। एक चीज जो सबसे मेजर इशू है वो है इंटरेक्शन विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, वो एकदम ही बंद हो गया है। वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप अपना स्ट्रेस निकालते थे, वो अभी वो रह जाता है, विच इज मेजर इशू। डॉक्टर पाठक जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पाठक इस चर्चा को देख रहे थे,
जी मैं डॉक्टर पाठक से बोलूंगा कि ये जो कनाडा के हालात हैं और हम लोग के बीच के जो डिफरेंस है, एक बात सबके समझ आती है, जब वैक्सीनेशन की बात आई थी बीच में, तो सबसे अधिक वैक्सीन खरीद के ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं या यूएसए से रिलेटेड जो भी जुड़े हुए लोग हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, इन लोगों ने अपने यहाँ वैक्सीन की इतनी स्टॉक परचेज करके रख ली कि आज थर्ड वर्ल्ड को, डेवलपिंग कंट्रीज को, या जो डेवलप कर रही है, थोड़े सुधार की ओर है, उन सबके पास वैक्सीन की कमी हो गई है। डॉक्टर पाठक, आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब कि ये रिच एंड पुअर की लड़ाई थोड़ी चल रही है, ये तो जान बचाने की लड़ाई चल रही है। नहीं नहीं, ऐसा होता है ना कि जो रिच एंड पुअर का मामला होता है, उसमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जैसे हम एक अमेरिका की बात करें तो वो लोग थोड़ा सा इनसिक्योरिटी ज्यादा होती है वहां पे। तो होता क्या है कि वहां की सरकारें अपने लोगों को बचाने के लिए जितनी जरूरत है उससे ज्यादा चीजें वो रख लेते हैं, और होर्डिंग की परंपरा वहां ज्यादा हमको बोलते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे यूएस में या यूरोप में या बहुत से देशों में लोग टॉयलेट पेपर स्टोर से गायब हो गए। तो ये कह देना कि हिंदुस्तान में गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अमेरिका में कुछ सुपर रिच हैं, फिल्दी रिच जिसको बोलते हैं। वो क्या करते हैं कि वो उनके दिमाग में एक फितूर चलता है कि अगर दुनिया खत्म होगी तो हम कैसे बचेंगे। तो उसका एक एक्सप्रेशन है कि व्हेन द शिट हिट्स द फैन। तो क्या करते हैं कि वो बंकर बनाया है नीचे, और बंकर बना के उसमें पानी, खाना, हेलीकॉप्टर सब नीचे सब स्टोर करके रखते हैं। मतलब ऊपर 5 तल्ला, नीचे 5 तल्ला है। अब उनको ये एक उनकी मानसिकता है कि दुनिया खत्म होगी तो हम बचेंगे। अरे दुनिया ही खत्म हो जाएगी यार, बच के करोगे क्या? तो ये रिच मानसिकता होती है। अच्छा, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, ये जो आप बोल रहे हैं ना खरीद के, कोई खरीद के नहीं रखा है, ब्लॉक किया है। हाँ, जो भी 3 गुना या 4 गुना है ना, हाँ, उनके पास आया नहीं है वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन आ भी जाएगा ना, अगर आपने यूज नहीं किया तो वो बर्बाद हो जाएगा। उसको उसी समय यूज करना है जब, तो इन्होंने ब्लॉक बहुत कर लिया। पैसे थे जो जहां मिला वही बात है ना, तो ये लेकिन ब्लॉक किया है, अभी मिला नहीं है इनको किसी को वैक्सीन। ये एक कंजम्पशन पैटर्न का प्रॉब्लम है। जितना हम लोग कंज्यूम करते हैं उसके कई गुना वो लोग कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल, और जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करते हैं, वो तो। और दूसरी समस्या ये है कि हमारे देश की आबादी बहुत विशाल है। तो मान लीजिए अगर पूरे यूएस या पूरे कनाडा की आबादी मिल जाए तो भी हमारा 50% से कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हम कहाँ से लाएंगे? Absolutely. तो हमारी जेन्युइन समस्याएं हैं, और वो समस्याएं और उस कॉन्स्ट्रेंट्स में हम लोगों ने काम तो ठीक ठाक किया है भाई। ये कहना ठीक नहीं होगा कि हम लोगों ने काम गलत किया, लेकिन ये पैंडेमिक ऐसा था कि इसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। और ये हर 100-200 साल में होता रहता है। 1720, 1820, 1920, 2020, और कोई भी तैयार नहीं होता है। जब ये समस्या आती फिर से उतनी ही अफरा तफरी, उतनी ही समस्या होती है। आपको एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जब ये हुआ था ना, हम लोग सबसे पहले यही सोचते थे चलो कनाडा में हो गया, इंडिया में ना हो। हाँ, इंडिया में ना फैले, क्योंकि ना ये बहुत बड़ा इशू था, हर समय दिमाग में रहता था कि यहाँ तो लोग 4 लोग रहते हैं घर में, वहां 40 लोग रहते हैं घर में। हाँ, कैसे आइसोलेट करेंगे? अगर बोल भी दिया कि भाई तुम एक आइसोलेट कर दो, तुमको हुआ है, कोई नहीं पाएगा आइसोलेशन। लेकिन अनुराग, एक चीज मैं बता दूं जी, जस्ट अ मिनट जी, कि अभी भी जो नंबर ऑफ डेथ्स है जी, यूएस में इंडिया के 2 गुना डेथ्स। जी, बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी, बिल्कुल, आज की तारीख में, बिल्कुल। तो उसमें जो आपने कहा ना कि थोड़ा सा हमारा एक बाय डिफॉल्ट ही कह लीजिए नेचुरल एक इम्यूनिटी है। बिल्कुल, तो हमें झेलने की क्षमता ज्यादा है। जी, बिल्कुल। तो हमारी जो जिसको कहते हैं जीवटता और कर्मठता, कर्मठता जरूर कम है लेकिन जीवटता ज्यादा है। अब वो भगवान की देन हो या डिफॉल्ट हो या हम लोग झेलते झेलते आदी हो जाते हैं। तो हम क्योंकि हम आइवरी टावर्स में नहीं रहते, हम जिसको बोलते हैं कि ग्लास हाउस में नहीं रहते, हम एक ऐसे परिवेश में रहते हैं जहाँ हम कीटाणु से, वायरस से, बैक्टीरिया से लड़ते भिड़ते जूझते जाते, मिट्टी में खेल कूद के रहते। तो ये इसने बचाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम निश्चिंत हो जाए, और तैयारी हमको करनी चाहिए। और तैयारी करने के लिए जो सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो कैपिटल, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो हमारी थोड़ी कमजोरी है। बड़ी स्पष्ट सी बात है कि हमारा पर कैपिटा इनकम, हमारा जो जीडीपी है वो रिच देशों से थोड़ा कम है। और फिर हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी थोड़ा सा अनइवन है। तो हमारे यहाँ जो एक मतलब डेस्टिट्यूट्स और गरीब, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। गरीब हर जगह है, लेकिन हमारे देश में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है।
और संसाधन की कमी है, तो हम संसाधनों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसलिए ये समस्या है। डॉक्टर शेखर, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे जो अभी चर्चा चल रही है हमारी? मुझे भी ऐसा लगता है कि हम इंडिया में हम लोग जो है हमारी इम्यूनिटी नेचुरली बेटर है, इसलिए वी आर एक्सपोज्ड टू ऑल दीज थिंग्स राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। दूसरी बात जी। क्या है कि हम लोगों के यहाँ साइकोलॉजिकल लेवल पर भी जो है, पाठक जी इज अ साइकोलॉजिस्ट, विल परहैप्स एग्री विद मी, इवन साइकोलॉजिकल लेवल पर भी पीपल आर मोर टफ। एडवर्सिटी फेस करने की ट्रेनिंग होती है टू मोस्ट ऑफ द पीपल, इसलिए लोगों ने इसको काफ़ी पॉजिटिव तरीके से लिया है और इसलिए शायद डेथ रेट अभी भी कम है बाकी जगहों से। फर्स्ट फेज में तो हम लोग बिल्कुल ही आराम से सेल थ्रू कर गए थे, हम लोगों ने कैपिटलाइज नहीं किया उस चीज़ को, लापरवाह हो गए एंड वी अगेन गॉट इनटू इट। और अभी के फेज में डरने की बात ये हो गई है कि अगर रूरल एरियाज में जैसा रिपोर्ट्स आ रहा है ये इरप्ट करेगा, ज़्यादा होगा, तो दैट विल बिकम अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो वैक्सीनेशन इज द पेनेशिया, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प। अगर वैक्सीनेशन रिगरसली एंड विगरसली किया जाएगा तो आई एम श्योर वी विल ओवरकम इन 2 months टाइम, 3 months टाइम। बाय द एंड ऑफ जून जुलाई वी शुड बी एबल टू कंटेन थिंग्स। ऑलरेडी 4 लाख घट के 350 360 हुआ है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली घटेगा। ग्राफ इज कमिंग लाइक दैट। महाराष्ट्र में कमा, यूपी में कमा, बिहार में कमा, झारखंड में कमा, दिल्ली में भी कमा, तो इस तरह से साउथ स्टेट्स में भी कमेगा एंड आई एम श्योर कि थिंग्स विल लुक अप विद इन 2-3 months। लेकिन वैक्सीनेशन इज द की नाउ, बिना उसके अब कुछ होना जाना नहीं है। एक जो विषय है कि कनाडा में जो म्यूटेंट है या हिंदुस्तान में जो इस बार जो वेव 2 आया है, वेव 1 में तो देखिए रेलवे ने भी बहुत सारी ट्रेन खड़ी कर दी थी और उन ट्रेन के अंदर में बोगीज के अंदर में लोगों को आइसोलेशन करने के लिए या वहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए व्यवस्था की थी। लेकिन ये जो म्यूटेंट 2 आया, जो हमारा जो वेरिएंट है जिसको अफ्रीकन वेरिएंट का या यूके वेरिएंट का कॉपी बोल रहे हैं, तो उस म्यूटेंट में ये परेशानी हो रही है कि यहाँ तो पेशेंट जब स्थिति बिगड़ती है तो 2 दिन में ही उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। बिल्कुल। और हर बेड में ऑक्सीजन चाहिए। अभी प्रॉब्लम हम लोग को हॉस्पिटल में बेड रखने की नहीं है, हॉस्पिटल में प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन से अटैच्ड कितने बेड हैं। तो ये जो हमारे अपने यहाँ देश में जो अपने प्रॉब्लम है जो भारत में कि ऑक्सीजन के साथ जो बेड अवेलेबिलिटी है वो उस मुकाबले में बढ़ नहीं पाई पिछले साल के, जबकि काफी बढ़े भी हैं, लेकिन उसके मुकाबले में ये नहीं था कि अभी तो बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं। मान लीजिए 80% या 90% लोगों को तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो बची भी जो 10% आबादी है वो इतना बड़ा अमाउंट है, वो कई देशों से बहुत बड़ा है, कई देशों से बहुत बड़ा है और बड़े बड़े देश उससे छोटे हैं। तो वैसी स्थिति में जो कनाडा में तो ये संभव हो पाया, हम लोग के यहाँ देश में ये संभव थोड़ा सा कठिन होता है। नहीं, कठिन नहीं है, जानते हैं क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ना वो 10% को सोचा ही नहीं कि उतना चाहिए। ये इन्होंने 50% को सोच लिया कि अगर 50% ऑफ द पॉपुलेशन को अगर ऐसा हो जाए तो कैसे बचाया जाए। हाँ, इन्होंने 100% का नहीं सोचा है, लेकिन हाँ ऐसा है कि आज की डेट में अगर 50% ऑफ द पॉपुलेशन को मेडिकेशन की जरूरत है ना, उसके लिए है मेडिकेशन। तो अगर आप 10% को भी नहीं कर रहे तो देयर इज सम पॉलिसी प्रॉब्लम, समझे? अगर पॉलिसी आज भी आप नहीं डिफाइन करेंगे, पेंडेमिक में तो कब करेंगे डिफाइन? मेरा कहना यह है। हाँ, आप इजीली बोल सकते हैं कि अरे सॉरी, क्योंकि अगर जब अपना बंदा कोई जाता है ना तो आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट कर क्या रहा है ना? एकदम परसेप्शन ही चेंज हो जाता है। मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि देखिए, हम यहां बैठ करके 100 ऑक्सी जनरेटर कहीं से भी खरीद के भेज सकते हैं। गवर्नमेंट इतना कमजोर है कि वो खरीद नहीं सकता? कैसे नहीं खरीद सकता है? वर्ल्ड अराउंड आपके पास कहां से नहीं आप खरीद सकते हैं? आपके पास पैसे की भी कमी नहीं है। हाँ, ये बोलना गलत होगा कि आपके पास पैसे की कमी है। आपके पास सब रिसोर्सेज है। आपके पास 1.2 बिलियन मैन पावर है, 60% यंग पॉपुलेशन है आपके पास। आप उसको यूटिलाइज ही नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? आपने कभी सोचा ही नहीं कि ये काम करना है, तो ये एक्सक्यूज देना बहुत ईजी है। हाँ, बचाना है आपने। कल एक बंदे का की मदर का डेथ हो गया, यहां से 2 घंटे 3 घंटे में उसको कोविड टेस्ट का रिजल्ट दिलवा के टिकट बुक करा के भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि आप कर सकते हैं।
हाँ, तो मेरा कहना अल्टीमेटली ये है कि यस इट कैन बी डन, यू हैव टू हैव द काइंड ऑफ विल पावर टू मेक श्योर दैट इट इज। जैसा कि आज की इस चर्चा का मूल मंत्र था कि हम लोग सकारात्मक चर्चा शुरू करेंगे, कोरोना से संबंधित चर्चा शुरू हुई। इस चर्चा के आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने देश के औद्योगिक वातावरण के ऊपर भी चर्चा की, शिक्षा के वातावरण पे चर्चा की। अल्टीमेट ये हम लोग पहुंचे हैं कि सकारात्मक चर्चा हम लोग को करते रहना है। साथ ही साथ एक विषय जो हम लोग को आगे लेना है वो ये है कि भारत का औद्योगिकरण कैसे हो, औद्योगिकरण में क्या क्या बाधाएं हैं, इन पे खुल के चर्चा करेंगे। इसमें और कई मेहमान लाएंगे। साथ ही साथ जो आज का मूल मंत्र हम लोग का है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे सबको ध्यान देना है, सभी को वैक्सीन लेनी है और वैक्सीन लेकर के ही हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। जब बात आती है कि ये कब खत्म होगा, तो जी ये तभी खत्म होगा जब 50% से ऊपर की आबादी वैक्सीन ले पाएगी। हो सकता है साल के अंत तक ऐसा हो या साल के बीच में ऐसा हो जाए। जब भी ऐसा होगा, क्योंकि सरकार ने एक आंकड़ा दिया है कि अगले महीने से, जुलाई महीने से 9-10 करोड़ के आसपास का प्रोडक्शन हिंदुस्तान के अंदर में वैक्सीन मिलने लगेगी। कुछ बाहर से भी इंपोर्ट हो रही है, तो लगता है कि अगले 3-4 महीनों में ये नीचे आएगा। जबकि आज भी अच्छी खबर है कि ये जो डाटाज आ रहे हैं वो डाटा अच्छे हैं, डाटा में सुधार है। धनबाद के डाटा भी अच्छे हो रहे हैं, सुधार हो रहे हैं, इसमें काफी जांच हो भी रही है। प्रशासन भी बेहतर तरीके से काम कर रहा है। धनबाद के साथ एक अच्छी बात है कि धनबाद में कुछ चीजें अच्छी है। यहाँ पे सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद है, यहाँ पे शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज है, और यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर में जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो अस्पताल आए हुए हैं उन्होंने भी व्यवस्था को बनाए रखने में एक योगदान दिया है। धनबाद के तमाम डॉक्टर्स, धनबाद के तमाम पैरामेडिक्स, धनबाद के तमाम नर्सेज, धनबाद के तमाम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, धनबाद के तमाम जिला प्रशासन के लोगों को हम लोग धन्यवाद देते हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस चर्चा को हम लोग पुनः जारी रखेंगे। कल रात को पुनः हम 8 बजे यहाँ मिलेंगे और फिर एक नई चर्चा कुछ नए पैमानों के साथ हम लोग जारी रखेंगे। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। नमस्कार, और आप सब लोग जुड़े इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।